पेड़ घर में गरीब माँ की 16 बेटियां। धुंध और कोहरे से घिरे घने जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची डालियों पर अनुपमा अपनी बेटी के साथ आश्रय लिए हुए थी। ठंड का कहर ढाता मौसम उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा रहा था, लेकिन इस पेड़ ने उन्हें सुरक्षा और सुकून प्रदान किया था। माँ, हमारा पेड़ घर छोटा ही सही, लेकिन देखो जमीन की तुलना में यहाँ कितनी गर्माहट है ना। हाँ, और हम माँ बेटी इस पेड़ घर में कितना महफूज हैं, वरना इस ठंड के मौसम ने तो हम पर दुख और सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। सही कहा मेरी बच्चियों, जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो इस प्रकृति ने हमारा साथ दिया। इस पेड़ का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आखिर कौन है ये माँ बेटियां, और आखिर इनके सामने ऐसी कौन सी मुसीबत और हालात पैदा हो गए जो ये जमीन को छोड़कर, जान का जोखिम उठाकर इस कदर पेड़ की ऊंची डाली पर आशियाना बनाकर रह रही हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें कहानी के अनदेखे पहलू को देखना होगा। जहां गरीब अनुपमा अपनी 10 बेटियों को चोरी छिपे चावल खिला रही है, बेबसी का मंजर उसके मुरझाई सूरत पर साफ साफ झलक रहा है। लो खा लो मेरी बच्चियों, जल्दी जल्दी खा लो, पेट भरकर अच्छे से खा लो, वरना तो पता नहीं फिर कब ये निवाले नसीब होगा। माँ, थोड़ा तुम भी खा लो, दादी ने 2 दिनों से तुम्हें भी तो खाना नहीं दिया, तुम भी तो हमारी तरह भूखी प्यासी हो। अनुपमा भूखी आंखों से थाली में देखती है जिसमें कुछ ही निवाले मौजूद थे और खाने वाली उसकी 10 संतान, इसलिए वह अपनी भूख मारकर उन्हें खिलाती जाती है। मेरी बच्चियों, तुम सब खा लो, तुम सब खा लोगी तो तुम्हारी माँ का पेट भी ऐसे ही भर जाएगा। इतने में पीछे से अनुपमा की जुल्मी सास साबरमती दबे पांव रसोई के अंदर आकर उसे खाना खिलाता देखकर गुस्से में बाल खींचने लगती है। कलमुही करम जली नास पीती, एक पोता तो तुझसे पैदा नहीं किया गया और यहाँ तू निकम्मियों को बासमती चावल के पुलाव ठुसवा रही है। ये महंगे दाम के बासमती चावल मैंने अपने मेरे बेटे के लिए बनाए थे। अभी देख, तेरी और तेरी बेटियों की चर्बी निकालती हूँ। साबरमती अनुपमा और उसकी बेटियों की डंडे से किसी जानवरों की तरह खाल नोच कर मारती है। असल में साबरमती को भी अपनी 10 पोती और अनुपमा के साथ बहुत बुरा सलूक था, जिसका कारण था कि अनुपमा इस घर को वारिस नहीं दे सकती। कहीं से कोई आसरा ना होने के कारण अनुपमा अपनी सास के अत्याचार सहने को मजबूर थी। ठंड के कहर ढाते मौसम में वह बोरी के बोरी गेहूं चक्की में पीसती, धान कूटती और दूर घने जंगल से पूस के जाड़े में कठोर लकड़ी काट कर लाती थी। फिर साबरमती उसकी बेटियों को खाने के लिए भी तड़पाती थी। ऐसे ही एक तूफानी रात में भूख से मचलती हुई बच्चियां खाना मांगती हैं। माँ, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, भूख के मारे पेट भी दुख रहा है, अब तो लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा मत बोलना ना बेटी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। पुष्पा, आशा, अपनी बहनों का ख्याल रखना। रोते डहकते हुए अनुपमा अपनी सास के कदमों में आकर गिड़गिड़ाने लगती है, जबकि वह बड़े मजे से मखमली रजाई में बैठकर मेवे मखाने खाए जा रही थी। माँ जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरी बच्चियों के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए। चल भाग यहाँ से करम फूटी, सारा मजा किरकिरा कर दिया, अच्छा खासा मेवे खा रही थी मैं। अंत में थक हार कर अनुपमा अपनी बेटियों के साथ ससुराल का घर आंगन त्याग देती है और भयंकर तूफानी मौसम में भटकते हुए अपनी बेटियों को लेकर जंगल में पहुंच जाती है। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ती जाती है, शाम का सूरज डूब रहा था और देखते देखते गहरा अंधेरा सा छा जाता है। माँ देखो देखो, धीरे धीरे जंगल के अंदर गहरा अंधेरा छा रहा है, जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही है। हमको अपने लिए जल्दी से जल्दी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। इस जंगल में तो पेड़ की पेड़ है, कितनी बर्फीली हवा चल रही है, ठंड के मारे रूह सिहर रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई जानवर अंधेरे का फायदा उठाकर हम पर हमला न कर दे। मेरी बच्चियों, तुम्हारे पिता और दादी भी तो हमें कितना सता रहे थे, घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है ये जंगली जानवर एक बार में हमारी बोटी नोच कर खा जाए। तभी तूफान में एक तिरपाल उड़ता हुआ उनके पास आता है। माँ देखो, ये तिरपाल कितना बड़ा है, इसी से हम अपने लिए इस नदी के किनारे एक तंबू लगा लेते हैं, तंबू की आड़ में ठंड का एहसास कम होगा। हाँ, हम आधे जने मिलकर तंबू लगाते हैं और पुष्पा, संध्या, तुम सूखे पत्ते इकट्ठे करो आग जलाने के लिए, जिससे जानवर हमारे तंबू के पास नहीं मंडराएंगे।
जी माँ, चलो सूखे पत्ते इकट्ठे करते हैं। सब एक साथ ठंड में संघर्ष करते हैं और तंबू के अंदर आग लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, जंगल का हाल किसी बर्फीली वादी जितना ठंडा हो जाता है। तभी अनुपमा को झाड़ियों से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो इंसानी आवाज है, लगता है उस झाड़ी के पीछे कोई है। झाड़ियों को हिलता देखकर अनुपमा वहां जाती है जहां 6 बच्ची छिपी हुई थी। उनके चेहरे पर जंगली जानवरों के चलते हुए डर का खौफ था। अनुपमा उन्हें अपने तंबू घर में ले आती है। बच्चियों, तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल में भटक गई हो? आंटी, हम सब अपने मम्मी डैडी के साथ इस जंगल में कैंपिंग करने आए थे, लेकिन इस जंगल के जानवरों ने हमारे माता पिता को खा लिया और इसलिए हम छिपी हुई थी, कहीं वो हमें भी ना खा जाए। आप हमें अपने साथ रख लो प्लीज। अनुपमा उन्हें अपने सीने से लगा लेती है क्योंकि उसका दर्द एक सा था। अब से तुम सब मेरी बेटियां हो, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगी। पुष्पा, भारती, सेजल, संध्या, किरण, आरोही, रूही, नैना, आशा, चिंकी, पिंकी, करिश्मा, राधा, गौरी, कोमल, ऋतु। अब अनुपमा की 16 बेटियां हो जाती हैं। तभी एक आदमखोर खूंखार भेड़िया उनके तंबू के पास आ जाता है और अनुपमा पर हमला कर देता है। माँ, हमें इस भेड़िए को भगाना होगा। तुम लोग पीछे हट जाओ। आशा बहादुरी से उस भेड़िए को आग की मशाल से भगाती है। माँ, शुक्र है तुम ठीक हो, मगर हम इस खुले जंगल में बिल्कुल महफूज नहीं हैं। हमें अपने लिए दूसरा ठिकाना बनाना होगा। तभी सबकी नजर जंगल के बीचों बीच खड़े विशाल घने पेड़ पर टिक जाती है, जिसकी डाली और तने बहुत ही चौड़ी और मोटे थे। और सबको एक ख्याल आता है, ये क्या है? ये पेड़ कितना विशाल है। अब हम माँ बेटी इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे। इतनी ऊंचाई तक जंगली जानवर भी नहीं पहुंच पाएंगे और इस अंजीर के पेड़ पर हमारे खाने पीने के लिए भी फल मौजूद हैं। हम इसे अपना भरण पोषण कर लेंगे। अब अनुपमा के संग उसकी 16 बेटियां भी घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ी काटती हैं, तो कुछ उस पेड़ से नीचे आती जड़ों को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करके पेड़ों के उसी ऊंची डाली पर पहुंच जाती हैं और सब मिलकर 2-3 घर बनाकर बस जाती हैं। हमारे वाला पेड़ घर जमीन की तुलना में कितना ज्यादा गर्माहट से भरा हुआ है। यहाँ तो सर्दी के मौसम का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा है ना बहनों? हाँ, तुमने सही कहा। वैसे आदिवासी के दौर में जब घर नहीं हुआ करते थे तो वह लोग भी इसी तरह पेड़ पर रहा करते थे। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम सबके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अनुपमा अपने पेड़ वाले घर से नीचे आने लगती है। तभी वह पेड़ की डालियों पर ही कुछ सूखी लकड़ी देखती है, जिन्हें वह ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती है और पेड़ों की डालियों में उगे मीठे मीठे अंजीर को खाने के लिए इस्तेमाल करती है। अरे वाह माँ, ये अंजीर तो कितने ज्यादा मीठे हैं। वैसे माँ, अंजीर फल गर्म होते हैं ना? हाँ, और सर्दी के मौसम में अंजीर खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और पोषक तत्व भी मिलते हैं। वैसे मेरी बेटियों, पेड़ के बिना हम इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है। उनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, हमें भोजन मिल पाता है, ठंडी हवा प्रदान करते हैं और हम ही इंसान उन्हें अपना आशियाना बनाने के लिए काट डालते हैं। सच में माँ, आज इंसान अपनी जरूरत के लिए पेड़ों की किस कदर अंधाधुंध कटाई करवाते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। अब जंगल में कैंपिंग करने आने वाले लोगों की नजर उन गरीब 16 माँ बेटियों के पेड़ घर पर पड़ती है, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। लोगों के लिए उनका घर एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, जिससे उनकी थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगती है। देखा माँ, हमारा पेड़ घर जंगल में आने वाले टूरिस्ट को भी कितना पसंद आया है। जब शुरू शुरू में हम इस जंगल में आए थे तो हमने दुख मुसीबत में इस पेड़ पर अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब मुझे मेरे पेड़ घर से प्यार हो गया है। मुझे यहाँ पर बहुत सुकून और शांति मिलती है और हमारे हालात भी ठीक हो गए हैं। हाँ मेरी बहादुर बच्चियों, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमारे जीवन को संवार दिया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बेटियां हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस तरह अनुपमा और उसकी 16 बेटियों ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को दुख में भी हार ना मानकर नई दिशा दी और समाज में एक हौसला बुलंद माँ बेटी के रूप में मिसाल कायम की। अरे मैंने आपको रजाई और बिछौना बुनने को दिया था ना, हो गया तो दे दो, और पैसे कितने हो गए ये भी बता देना। ये लीजिए, आपकी रजाई और बिछौना दोनों को मिलाकर 600 हो गए, 300 उसके 300 उसके। ठीक है, ये लो पैसे। अरे मैंने भी आपको रजाई बनने को दी थी ना, दीजिए ना। पिंकी, तुम्हारे पास वाली जो रजाई है ये उन्हें 1 रुपये लेकर दे दो।
ठीक है भाभी। वो गरीब औरत 1 रुपए में रजाई लेकर चली जाती है। ये देख दूसरी वाली औरत चिढ़कर कहती है, अरे ये क्या, तुम मुझसे चालाकपंती कर रही हो? मैं अमीर हूँ तो मुझे क्या लूटोगी? उसको तो तुमने 1 रुपए में रजाई दे दी और मुझसे तुम 600 रुपए वसूल रही हो। चलो मेरे पैसे वापस करो। देखिए, मैं आपसे कोई चालाकबाजी नहीं कर रही हूँ। जाइए आप काम कीजिए, हमें और रजाई भी बनानी है। ये कहने पर भी वो औरत नंद भाभी के पास से जाती नहीं है। आखिर क्यों नंद भाभी रजाई और बिछौने को एक औरत को 1 रुपए में दे रही थी और दूसरे को महंगे दाम में? आखिर इस मंजर का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां अमीर घर की स्वाति एक गरीब घर के अजीत से प्यार कर बैठती है। दरअसल दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां अजीत वेटर का काम करता था और उनकी बातें मुलाकात इतनी बढ़ती हैं कि स्वाति अजीत से शादी करके उसके गरीब ससुराल में आ जाती है, जहां सुधा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या बोलूं, लेकिन इतना तो समझती हूँ कि मेरे बेटे से तुम बहुत सच्चा प्यार करती हो, जो इस गरीब घर में भी रहने को तैयार हो गई हो। माँ जी, प्रेम ही त्याग होता है, तो वो तो मुझे करना ही था अजीत के लिए। भाभी, मुझे लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है। आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी सी आग जला देती हूँ, जिससे आपको गर्माहट महसूस होगी। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। भाभी के आते ही नंद को भाभी की फिक्र होने लग गई। तो क्या हुआ पापा, मैं भी अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी। सिर्फ तुम मेरा क्यों, मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तभी पिंकी एक तसले में आग जलाकर अपनी भाभी को बिठा देती है और अपने हाथ गर्म करके उसके चेहरे पर लगाती है। भाभी, आपको अच्छा तो लग रहा है ना? हमारे घर में हीटर नहीं है, पर आपको हम किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। अरे कोई बात नहीं पिंकी, चाहे हीटर हो या ये काम तो एक ही कर रहा है ना, गर्माहट का। कुछ देर बाद जब लकड़ी खत्म हो जाती है तो सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, जहां स्वाति को अपने पलंग पर बहुत ठंड लगती है। अजीत, कोई मोटी सी रजाई दो ना, इस कम्बल में मुझे बहुत ठंड लग रही है और ये बिस्तर भी बहुत ठंडा लग रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही ऐसे। मैं तो अपने बिस्तर पर ऐसे ही सोता था। रुको, मैं माँ से पूछता हूँ उनके पास कोई रजाई हो तो। यह कहकर अजीत अपनी माँ से रजाई और बीच होने के बारे में पूछता है तो माँ बिछौना निकाल अपने बहू के बिस्तर पर बिछा देती है। बहू, तू चिंता मत कर, मैंने बिछौना बिछा दिया है, जो मैंने खुद अपने हाथ से घर में पुराने कपड़ों से बनाया है। तुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी। अब और रजाई तो और है नहीं, मैं तेरे लिए कल बना दूंगी। माँ जी, आपको रजाई भी बनानी आती है क्या? अरे बहू, ये काम तो तेरी ननंद को आता है, वही करेगी कल, मैं उसके साथ बना दूंगी। ठीक है माँ जी। यह कहकर स्वाति आराम से सास के दिए बिछौने पर सो जाती है और धीरे धीरे अपने गरीब ससुराल में ठंड में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ नंद भाभी एक दूसरे का हमेशा साथ निभाती हैं, तो कभी एक दूसरे की चंपी करती हैं, लेकिन घर के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन, अजीत, खाने में क्या बनाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप थोड़े पैसे दे दीजिए ना। स्वाति, मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने बहुत कोशिश करी, इधर उधर दूसरा काम भी ढूंढा, लेकिन सर्दी में कहीं काम मिल पाना मुश्किल है। कम से कम 1-1.5 महीने तो ऐसे ही हाल रहेगा। क्या 1-1.5 महीना? हम तो 2 दिन भी नहीं रह सकते। ऐसे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। भाभी, मुझे लगता है हमें अपना कोई काम कर लेना चाहिए, लेकिन क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। फिलहाल बेटा, मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, ये लो, कुछ खाने का सामान ले आओ। ठीक है पापा जी। तभी गली में किसी दड़ी वाले की आवाज आती है, जो 2 रुपए किलो कपड़े लेकर उन्हें दड़ी और पायदान बनाकर दे रहा था। ये देखकर स्वाति को भी एक आइडिया आता है। माँ जी, पापा जी, पिंकी, मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। हम भी लोगों से उनके कपड़े लेकर बिछौना रजाई बनाया करेंगे, जिससे ये बनाने में हमें पैसे मिल जाएंगे और सर्दी में तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे भी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मुझे माँ को तो बनाना आता है। आप भी हमें देखकर सीख जाओगी। और भाभी, ये काम हम कल से ही करेंगे। हाँ पिंकी। दुकान से कुछ सामान खरीद के ले आती है, जिससे उनके घर में सुबह शाम दाल चावल बन जाते हैं। और अगले दिन जब वो घर से निकलती है कि एक अमीर घर के सेठानी कुछ पुराने कपड़ों का गट्ठर उनको दे देती है। अरे मैंने सुना है तुम पुराने कपड़े ले लेती हो। ये लो, ये कपड़े मेरे इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए तुम लोग ये ले लो, और मैं कहीं और कहाँ फेंकने जाती, इसलिए तुमको दे दिया है। उसके जाते ही सास कहती है, जी ठीक है। फिर नंद और भाभी रजाई और बिछौना बनाना शुरू करती हैं, जहां वो सास और नंद से दोनों चीज बनाना सीखती हैं, साथ ही उनकी मदद करती हैं
और 3 घंटे में दोनों चीज तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद नंद और भौजाई गली गली रजाई और बिछौना लेकर आवाज लगाकर कहती हैं, ले बहू, अभी तो फ्री में ही कपड़ों का इंतजाम हो गया। तुम इसका बिछौना और रजाई तैयार कर लो और फिर सैंपल के तौर पर इसे बनाकर लेते हुए जाना। जब तुम लोगों को बोलोगी ना तो लोग ये देखकर फट से बिछौना और रजाई बनवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वाह माँ जी, आप तो बिल्कुल हमारी तरह सोचने लग गई हैं। थैंक यू। चलो पिंकी, ये बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसे बनाने के बाद ही तो हमें काम पर निकलना है। हाँ भाभी। ये देख गली की 2-4 औरतें आ जाती हैं और खुशी खुशी उनको पुराने कपड़े दे देती हैं। 1 रुपए में पुराने कपड़े दो और हमसे रजाई बिछौना बनवा लो। 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए में ठंड से सर्दी से बचने के लिए बिछौना और गरम रजाई बनवा लो। कपड़े आपके, सिलाई हमारी। देख देख, हमारे पास सुंदर सुंदर हमारे हाथ से बनाई हुई रजाई और बिछौना है। फिर सारी औरतें अपने कपड़े तुलवाकर नंद भाभी को पैसे दे देती हैं। किसी से 11 रुपए मिलते हैं तो किसी से 10 रुपए, और सबके कपड़े लेकर वो अगले दिन रजाई और बिछौने बनाकर सबको दे देती है, जिससे सबको बहुत पसंद आता है। और घर में उनके पास कुछ कपड़ा भी बच जाता है, जिससे वो उनकी रजाई और बिछौना बनाकर बाजार में बेचने चली जाती हैं और अमीर लोग उनसे 300 रुपए में खरीदने लगते हैं। बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हारी ये रजाई गर्म करेगी? दूसरों की रजाई तो 2000-3000 की आती है और 300 रुपए में तुम दे रही हो। अरे मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई रजाई और बिछौना पसंद आ रहा है। ये लो, मेरे कपड़े भी ले लो और इसकी बढ़िया सी बनाकर देना। अरे सुनो, ये लो, मेरे कपड़ों से भी बना देना। कब तक दे दोगी? जी मैं आपको कल दे दूंगी। वैसे क्या तुम फ्री में बना कर दोगी? सिलाई का कुछ भी नहीं देना। बस हम आपसे 1 रुपए लेंगे सिलाई का। 1 रुपए किलो के हिसाब से तो जितने किलो में आप रजाई बनवा रहे हैं उतने के आप पैसे दे दीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे पास कपड़े ना हो तो तुम क्या अपनी ही रजाइयां बिछौना दे दोगी? जी आपने बिल्कुल सही सुना, आप अपना कपड़ा लाकर देंगे हमें तो हम सिर्फ 300 रुपए में आपके रजाई बिछौना सिल कर देंगे। क्या बेटा, तो तुम पैसे ले लो, क्योंकि कपड़े तो मेरे पास है नहीं। हाँ अंकल, आप ये भी खरीद सकते हैं। ये लेकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। उनको देखकर आसपास के और भी लोग ठंड में नंद भौजाई से रजाई और बिछौना ले लेते हैं। तभी एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ ठंड में कांपती हुई इसकी रजाई और बिछौने को देख रही होती है। माँ, मेरे लिए रजाई और बिछौना लेने आई हो ना? बहुत ठंड लग रही है, ये रजाई तो बहुत महंगी है। मैं क्या करूं? अपने बच्चों को कैसे रजाई खरीद के दूं? मेरा जग्गू तो बीमार भी पड़ गया है। माँ, आप मेरे लिए रजाई और बिछौना लेने आई हो ना? हाँ बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। चल वापस चल। अरे रुकिए, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन पुराने कपड़े तो होंगे, आप वो लेकर आ जाइए। मैं मात्र 1 रुपए में आपको रजाई और बिछौना सिल कर दे दूंगी। क्या सच में? हाँ ठीक है, तो मैं अपने घर से अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने घर से पुराने फटे पुराने चद्दर और कपड़े लेकर आ जाती है, जिसके बाद 1 रुपए देकर नंद भाभी से रजाई और बिछौना सिलवा कर खरीद लेती है। ऐसे ही नंद भौजाई गरीब लोगों के लिए 1 रुपए में रजाई बिछौना देने लगती हैं। कुछ दिनों बाद एक अमीर औरत गरीब को 1 रुपए में दोनों चीज लेते हुए देख लेती है और नंद भाभी से बहस करने लगती है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जरा उस औरत के घर के पास जाकर देखिए। उसके पास रहने के लिए ठंड में कांपने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मैं 1 रुपए में उसकी मदद कर भी दी तो भला मैंने क्या गलत कर दिया? और आप एक महल में रहती होंगी, क्या मैं अपनी कमाई के लिए आपसे जायज पैसे भी नहीं ले सकती? अच्छा, क्या ऐसी बात है? मुझे माफ कर दो, मैंने खामखा तुम्हें गलत समझ लिया। तुम्हें भी तो अपना पेट पालने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना? देखिए, अगर हम ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन सी किसी की मदद करेगा? मैं गरीब हूँ। एक टाइम पर मेरे पास भी एक भी रजाई नहीं थी। इसी वजह से मैं इन लोगों की मदद करने के बारे में सोच रही हूँ। अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ऐसे ही सबकी मदद कर रही हो तो अब मैं भी तुम्हें मेरे घर के आस पड़ोस में जो भी बेकार कपड़े होंगे जो लोग नहीं पहनते होंगे मैं भेज दिया करूंगी। उसकी रजाई बनाकर तुम लोगों को 1-1 रुपए में दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।